सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। बेबाक में दोस्तों आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ सामने उभर कर आए, एक बहुत बड़ी पड़ताल। और पड़ताल यह कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो टकराव चल रहा है, जो कोल्ड वॉर चल रहा है, उसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी और 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों पर हो सकता है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या तिकड़म लगा रहे हैं, उसको लेकर मैं बहुत अहम जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। मगर सबसे पहले कानपुर की यह तस्वीर, क्योंकि यह जो वीडियो मैं अब आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, यही बताता है कि आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भाजपा के हाथ त्रस्त है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कानपुर में पुलिस टीम पर बीजेपी नेता नारायण सिंह और उनके समर्थकों ने हमला कर हिस्ट्री शीटर को पुलिस जीप से छुड़ाकर भगाया। आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। पुलिस से इन्होंने हिस्ट्री शीटर को छुड़ाया और फिर उन्हें एक जीप में बिठाकर ये लोग रवाना हो गए। कल्पना कीजिए इसकी जगह अगर समाजवादी पार्टी होती या बीएसपी होती या कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा काम किया होता, ऐसी जुर्रत की होती, तो पुलिस ने गोलीबारी कर दी होती दोस्तों। आज यही है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के राम राज्य की हकीकत, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि 2022 के चुनावों को जीतने के लिए किस तरह से एक खास किस्म के किरदार का इस्तेमाल भाजपा करने वाली है, और अलीगढ़ में उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। यह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको यह बतलाने आया हूं कि किस तरह से भाजपा के अंदर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ऑल इज नॉट वेल। इस तस्वीर को देखिए। यह 4 महीने पुरानी तस्वीर है। क्या आप जानते हैं कि उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई बैठक नहीं होती है। यहां तक कि आज से 2 रविवार पहले एक बैठक होती है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हैं, अमित शाह शिरकत करते हैं, जेपी नड्डा शिरकत करते हैं, यहां तक कि आरएसएस के एक अधिकारी भी शिरकत करते हैं। और इसका मकसद होता है उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी। मगर इस बैठक में ना योगी आदित्यनाथ होते हैं, ना उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के अध्यक्ष जो हैं वो भी मौजूद नहीं होते हैं। तो इसके जरिए सवाल किया जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और यह मैं आपके सामने मुद्दा क्यों रख रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक अहम जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि भाजपा का आंतरिक सर्वे आपके स्क्रीन पर, अगर योगी 2022 में पार्टी का चेहरा बने रहे तो बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं मुझे कि भारतीय जनता पार्टी में इस मुद्दे को लेकर बहुत जबरदस्त चिंता है। और उनका अपना आंतरिक सर्वे बता रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ चेहरा रहे 2022 में तो 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अब इस चेहरे पर गौर कीजिए दोस्तों। आज से 3 दिन पहले यह शख्स बीएल संतोष लखनऊ पहुंच जाता है। और लखनऊ पहुंच के क्या करता है, इसकी मुलाकात होती है आपके स्क्रीन में। बीएल संतोष 3 दिन तक लखनऊ में 12 कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और यहां तक कि 2 डिप्टी सीएम से भी मिलते हैं। यही नहीं, इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो आरएसएस है उसकी भी एक बैठक होती है। बीएल संतोष कैबिनेट मंत्रियों से बात करते हैं। बीएल संतोष 2 डिप्टी सीएम से बात करते हैं, जिनमें एक केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं और पिछले कुछ अरसे से योगी आदित्यनाथ ने इनकी तौहीन करने की मानो एक भी मौका नहीं छोड़ा दोस्तों। उनके डिपार्टमेंट, उनके मंत्रालय के खिलाफ जांच बिठाना, उन्हें परेशान करना, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को लगातार अपमानित करने का काम योगी प्रशासन ने किया है। इस बैठक में वो भी बुलाए गए थे
और कल, अब इस तारीख पर गौर कीजिए, कल यानी कि बुधवार को 3 बजे बीएल संतोष वापस दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में इनकी मुलाकात इन 3 शहरों के साथ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीएल संतोष अपनी गुप्त रिपोर्ट सौंप चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को। क्या इस रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया गया तो भाजपा को 2022 में 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी? अगर आप मुझसे पूछें तो क्या भाजपा योगी आदित्यनाथ को हटा देने से उन्हें सफलता मिल जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ के बने रहने से भाजपा को नुकसान होगा? मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक मिलिटेंट हिंदुत्व नेता की है। अब भाजपा का क्या धर्म संकट है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने योगी आदित्यनाथ को हटा दिया तो जो उग्र हिंदुत्व का वोट बैंक है वो भाजपा से छिटक जाएगा। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि योगी आदित्यनाथ नाराज होकर या तो वापस गोरखपुर चले जाएंगे या फिर वो अपनी ही पार्टी बनाकर भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। भाजपा के सामने यह दोहरी चुनौती है, क्या वो योगी आदित्यनाथ को नाराज कर सकता है? यही वजह है कि लगातार टकराव जो है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बना हुआ है। दोस्तों, मगर योगी आदित्यनाथ को बार बार भाजपा का जो आला कमान है वो ये बात जरूर याद दिलाता है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं, क्योंकि जब 2016-17 में जब चुनाव हुए थे उस दौरान योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाकर भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा था। योगी आदित्यनाथ को जीत के बाद बनाया गया था। जी हां, जीत के बाद बनाया गया था, यानी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद हैं। अब वही योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भौहें दिखा रहे हैं, उन्हें तेवर दिखा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प हो गया है। और आपको यह भी समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ का शासन किन 3 शहरों के जरिए चलता है। उनके 3 ब्यूरोक्रेट्स हैं दोस्तों, और इन 3 ब्यूरोक्रेट्स ने उत्तर प्रदेश के अंदर कई मामलों में अति कर दी है। कई मामलों में इन्होंने तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया है। कौन से 3 चेहरे हैं आपकी स्क्रीन पर? अवनीश अवस्थी, एसपी गोयल जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, 87 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और नवनीत सहगल। ये 3 ब्यूरोक्रेट्स, और इन 3 ब्यूरोक्रेट्स के चलते क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं सूर्य प्रताप सिंह, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। एक वीडियो सामने उभर कर आता है। उस वीडियो के अंदर भाजपा आईटी सेल का एक मुलाजिम एक व्यक्ति से बात कर रहा होता है कि अगर तुम 25 ट्वीट करोगे तो तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे, यानी कि हर ट्वीट का 2 रुपए। और यही खबर दैनिक भास्कर ने भी की थी। सूर्य प्रताप सिंह ने इस बात को लेकर ट्विटर पर चर्चा की, उन पर एफआईआर दर्ज हो गया दोस्तों। और यह सूर्य प्रताप सिंह पर 6ठा एफआईआर है। चाहे सूर्य प्रताप सिंह हो या जो पत्रकार योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल करते हैं, उन पर एफआईआर करना, उनको टारगेट करना, कहीं ना कहीं ये 3 ब्यूरोक्रेट्स की सोच की उपज है। कौन से 3 ब्यूरोक्रेट्स? नवनीत सहगल, एसपी गोयल और अवनीश अवस्थी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर 2022 में भाजपा की सरकार चली गई और उनकी जगह किसी गैर भाजपा की सरकार सत्ता में आई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन 3 ब्यूरोक्रेट्स पर भी कार्रवाई होगी। इनकी क्या हरकत है यह मैं आपको आगे भी बताऊंगा। दोस्तों, एक खबर जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है वो है 2019 की खबर। क्या आप जानते हैं कि 2019 में भाजपा के 150 से 200 विधायकों ने विधानसभा के अंदर धरना दिया था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। यह 2019 की खबर है दोस्तों। अब कल्पना कीजिए यही हाल किसी कांग्रेस शासित राज्य में होता, जहां पर बगावत की गई होती, तो मीडिया इसे किस तरह से उछालता। मैं यह खबर आपको क्यों बतला रहा हूं? मैं यह खबर आपको इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके अपने विधायकों में जबरदस्त नाराजगी है। मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो 325 विधायक हैं
उनमें से 200 विधायक, 150 से 200 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यह संकट बहुत गहरा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीएल संतोष जिन्होंने उन्हें रिपोर्ट दी है, उनकी चुनौती बेतहाशा बढ़ जाती है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के अपने विधायक उनसे नाराज हैं, और अगर आपके 150 से 200 विधायक आपसे नाराज हैं, तो ऐसे में एक व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री पद पर कैसे बनाए रख सकते हैं? मगर बड़ा प्रश्न यह कि योगी आदित्यनाथ का पतन कब से शुरू हुआ, इसके लिए आपको कुछ तारीखों और कुछ घटनाओं पर गौर करना पड़ेगा। तारीख है जुलाई 2020। यह वो वक्त है दोस्तों जब उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के कम से कम 7 से 8 जवानों को मौत के घाट उतार देता है और फिर वो भाग जाता है। मगर जब वो भाग जाता है और जब उसे पकड़ लिया जाता है, तो उसे कटघरे में लाने के बावजूद रास्ते में रहस्यमय तरीके से उसका एनकाउंटर हो जाता है। मगर इसमें दिक्कत यह है कि आपने उसका एनकाउंटर तो कर दिया, विकास दुबे अपने मुंह से जिन सफेद पोशों, जिन नौकरशाहों, जिन पुलिस वालों का पर्दाफाश कर सकता था, वो हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। मगर विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़े कुछ और मामले थे। विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ साथ कम से कम 12 से 13 और लोगों के एनकाउंटर किए गए। और ये 12 से 13 लोग कौन थे? ये तमाम लोग ब्राह्मण थे दोस्तों। यही नहीं, विकास दुबे की एक रिश्तेदार खुशी दुबे अब भी बताया जाता है जेल में है, और इसके चलते लगातार ब्राह्मणों में गुस्सा जो है वो बढ़ता गया कि देखिए किस तरह से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। और ब्राह्मणों को टारगेट करने की सिर्फ ये एकमात्र मिसाल नहीं थी। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जिस तरह से 10 या 12 लोगों को एनकाउंटर कर दिया गया, जिनमें से कई लोग बेकसूर थे, सिर्फ यह मामला नहीं था। क्योंकि देखिए विकास दुबे तो एक अपराधी था, उसको लेकर मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। मगर अब मैं आपको कुछ और घटनाएं बताना चाहता हूं जो होश उड़ा देने वाली। यह घटना है महोबा की। महोबा के अंदर एक व्यापारी जिसका नाम इंद्रकांत त्रिपाठी था, उसे सरेआम गोली मार दी जाती है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसी खबर को लेकर दोस्तों ब्राह्मणों में खासा आक्रोश था। पत्थर की खदानों के लिए देश भर में मशहूर महोबा जिले के कबरई जिले में 8 सितंबर को एक खनन व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर 6 लाख रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया था। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटे बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मारे जाने की सूचना भी आ जाती है। बताया जाता है कि वीडियो जारी करने से पहले ही इंद्रकांत त्रिपाठी ने कथित तौर पर रिश्वत मांगने की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की थी। इंद्रकांत त्रिपाठी नाम का एक शख्स शिकायत करता है, वो मुख्यमंत्री को भी शिकायत करता है, मगर उसकी बात को नहीं सुना जाता। उसे गोली मार दी जाती है दोस्तों, और उसकी हत्या हो जाती है। और यहां से शुरू होता है ब्राह्मणों की नाराजगी। और फिर दोस्तों आपके सामने उभर कर आता है अगस्त सितंबर में हाथरस कांड। एक दलित लड़की का गैंगरेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। रातों रात आपको याद है उसका शव जला दिया गया था। सिद्दीक कप्पन जैसा पत्रकार उसकी पड़ताल करने जाता है। आज भी सिद्दीक कप्पन जेल में बंद है और उस पर आतंकवादियों वाली धाराएं लगा दी गई हैं। रातों रात उसका शव जला दिया गया था। जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाता है तो इनके लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट इनको फटकार लगाती है, कहती है, प्रशांत कुमार से पूछती है कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप रातों रात इस तरह से शव जला देते? प्रशांत कुमार ने इसके अलावा बलात्कार पर जो बयान दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी खिलाफ था। इनका यह कहना था कि इस पूरे मामले में कहीं पर भी वीर्य या सीमन नहीं मिला है, जो अपने आप में बहुत ही भ्रामक और बहुत गलत है। उसके बाद सीबीआई की रिपोर्ट आती है दोस्तों, और सीबीआई की रिपोर्ट में यह बात साबित हो जाती है कि उस लड़की का गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हाथरस में निशाने पर थी दलित लड़की। तो पहले ब्राह्मण और उसके बाद दलित। दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी,
राजनाथ सिंह भी एक ठाकुर नेता थे, योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं, मगर राजनाथ और योगी आदित्यनाथ के बीच फर्क क्या, मैं आपको बताता हूं। राजनाथ सिंह बेशक ठाकुर नेता थे, मगर वो ब्राह्मणों को साथ लेके चलते थे, मुसलमानों को भी साथ लेके चलते थे, दलितों को भी साथ लेके चलते थे, क्योंकि राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सोच से प्रेरित थे। मगर योगी आदित्यनाथ के साथ दिक्कत क्या है कि ये आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों के नेता बनकर रह गए हैं। और ठाकुरों के नेता बने और अगर आप सकारात्मक काम करें तो अच्छा है, मगर आप कहीं ना कहीं एक समुदाय या जाति विशेष की जो दबंगई है उसको लेकर आपने अपनी आंखों पर पट्टी डाल ली है। यह चीज उनके खिलाफ जा रही है। इस बात को लेकर जो अन्य जातियां हैं, चाहे वो ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, उनमें जबरदस्त नाराजगी है दोस्तों। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से ओबीसी समुदाय में भी बेतहाशा नाराजगी है। यह घटना है बलिया की, और वहां पर एसडीएम की मौजूदगी में गडरिया समाज के एक व्यक्ति को भरी पंचायत में गोली मार दी जाती है, भरी पंचायत में दोस्तों। और वो शख्स गडरिया समुदाय का था, ओबीसी समुदाय का था। अब इस घटना के बाद उस इलाके में जो ओबीसीज हैं उनमें भी नाराजगी है। तो ब्राह्मण नाराज, दलित नाराज, मुसलमान पहले से ही नाराज था, मुसलमान तो आपके लिए मायने भी नहीं रखते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ओबीसी भी नाराज। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, यह शख्स केशव प्रसाद मौर्य जो कि डेप्यूटी सीएम है दोस्तों, इनका लगातार अपमान किया जा रहा था, उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा था। और केशव प्रसाद मौर्य भी इस मामले को लेकर नाराज थे। उनकी जो अस्मिता को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही थी दोस्तों, उसे लेकर खास तौर पर ओबीसी समुदाय में जबरदस्त रोष है। योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके अपने विधायकों, मंत्रियों में नाराजगी की एक और वजह है दोस्तों, उन्होंने अपने कई मंत्रियों को टारगेट किया। केशव प्रसाद मौर्य की तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इनके एक और मंत्री थे जो कि इनके बहुत खास थे, सिद्धार्थ नाथ सिंह। उनसे स्वास्थ्य मंत्रालय छीनकर उन्हें एमएसएमई दे दी गई। हालांकि इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि पूरे गोरखपुर कांड को लेकर, जिसमें इंसेफेलाइटिस की वजह से कई बच्चों की मौत हुई थी, सिद्धार्थ नाथ सिंह का जो रवैया था बहुत ही शर्मनाक था। तो योगी आदित्यनाथ इसी तरह से अपने मंत्रियों को लगातार टारगेट करते रहते हैं। तो यही वजह है कि न सिर्फ विधायक बल्कि उनके अपने मंत्री भी उनसे नाराज चल रहे हैं। और फिर दोस्तों दो घटनाक्रम आते हैं। पहला, किसान आंदोलन। जी हां, किसान आंदोलन जिसकी जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश थी। लगातार राकेश टिकैत को निशाना बनाया जा रहा था, किसानों को निशाना बनाया जा रहा था, पीटा जा रहा था। और फिर आपको वो तस्वीर याद होगी, राकेश टिकैत रोने लगते हैं दोस्तों, कि इस एक वीडियो ने पूरी भाजपा सरकार की नींव हिला दी थी। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की, बल्कि केंद्र में मोदी सरकार की भी नींव हिला दी थी। बड़ी तादाद में किसान जो हैं फिर गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे, राकेश टिकैत की तरफ बढ़ने लगे। किसानों में आक्रोश बढ़ता गया, क्योंकि किसानों को लगातार बदनाम किया जा रहा था, उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा था, उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा था। और इसका परिणाम हमें कहां दिखा? पंचायत चुनावों में। जी हां, पैंडेमिक के बीचों बीच इन्होंने पंचायत चुनाव करा दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पंचायत चुनाव थे करीब 300 सीटों पर हुए थे। और उन 300 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को मान के चलिए सिर्फ 60 सीटें मिली थी। कल्पना कीजिए किसी और राज्य में हुआ होता और किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ था, कांग्रेस के साथ हुआ होता, तो मीडिया इसे कितने जोर शोर से दिखाता। मगर पंचायत के चुनावों को इन्होंने पूरी तरह से दबा दिया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किसान आंदोलन और उसका असर दिखाई दिया हमें पंचायत चुनावों में भी। मैंने आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताया कि योगी आदित्यनाथ का पतन कैसे हो रहा है। अगर इन मुद्दों पर भाजपा, केंद्रीय भाजपा ने ध्यान नहीं दिया तो 2022 में दोस्तों उनका जीतना मुश्किल हो सकता है। मगर क्या इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा हार जाएगी? नहीं, उसके लिए उनके हाथ में एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता है। वो है हिंदू मुस्लिम सियासत, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को टारगेट किया जाए, और राम मंदिर। इसके अलावा काशी को लेकर भी, अब राम मंदिर को लेकर भी मान के चलिए अगले 7 या 8 महीनों में तापमान को बढ़ाया जाएगा। और हिंदू मुस्लिम को लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई है।
मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, एक खास किरदार का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको यह खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है। नूरपुर में 26 मई को एक दलित घर में 2 बेटियां एक साथ उनकी बारात जा रही थी। आरोप है कि बारात लाते वक्त बीच में मस्जिद पड़ी। वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू की। बारातियों से कहा गया कि अगर बारात ले जाना है तो मस्जिद से पैदल ही जाना होगा। इस पर बारात लौट गई। अब इस घटना को लेकर क्या हुआ है दोस्तों, तनाव हो गया है। इस तरह की बातें भी की जा रही है कि वहां पर दलित बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। मगर इसमें आपको इस चेहरे पर गौर करना पड़ेगा जो आपके स्क्रीन पर है। इसका नाम है दोस्तों सैयद नाजिम अली। कौन है सैयद नाजिम अली? सैयद नाजिम अली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का एक नेता है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या AIMIM की एक भी सीट है विधानसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर? एक भी सीट नहीं है। उनका एक सांसद भी नहीं है। मगर यह जो नाजिम अली है वो लगातार वहां पर उन दलितों को धमका रहा है, इस खबर के मुताबिक जो कि दैनिक भास्कर की खबर। क्योंकि नाजिम अली ने कहा है कि हम यहां से बारात नहीं जाने देंगे, हम यहां नमाज तो पढ़ते रहेंगे मगर बारात नहीं जाने देंगे। इसके चलते हो क्या रहा है दोस्तों कि अलीगढ़ के अंदर हिंदुओं और मुस्लिमों में तनाव पैदा हो गया है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ओवैसी अपने इस नेता के गैर जिम्मेदाराना बयान पर टिप्पणी करेंगे? क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? इसे आखिर किसने अधिकार दिया है यह कहने के लिए कि मस्जिद के सामने से बारात नहीं जा सकती? यानी कि उन दलितों पर ठाकुर भी अत्याचार करें और अब नाजिम अली जैसे लोग भी अत्याचार करें, वो भी मुसलमानों के नाम पर। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि यह नाजिम अली जो है किसके कहने पर काम कर रहा है? क्या यह बात आपको रहस्यमय नहीं लगती कि 8 महीने बचे हुए हैं और जमीन तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम तनाव की? और अगर हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता है, योगी आदित्यनाथ चेहरा बने रहते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर योगी आदित्यनाथ का वो कद बढ़ेगा कि उस पर मोदी जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। मगर उत्तर प्रदेश एक बार फिर जो है वो दफन हो जाएगा उसी तरह की हिंदू मुस्लिम सियासत में। क्योंकि दोस्तों कोरोना को लेकर, और हां सबसे बड़ी घटना, कोरोना को लेकर जिस तरह से प्रयागराज के तट पर शव जल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस तरह से ऑक्सीजन मांगने पर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, उसको लेकर राज्य का मध्यम वर्गीय, राज्य का गरीब जो है वो बहुत नाराज है। गांव के अंदर दोस्तों ये वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। कोरोना के किट्स को बर्बाद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और फिर यह बताया जा रहा है कि देखो हमने गांव के अंदर टेस्टिंग कर ली है। यह है योगी आदित्यनाथ के रामराज की असल तस्वीर। यही नहीं, इस खबर के मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर है, कुछ स्कूल्स के लिए करीब 9 करोड़ निकाले गए भोजन के नाम पर और स्टेशनरी के नाम पर। मगर क्या आप जानते हैं कि ये स्कूल्स बंद थे? इस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा अलोकप्रिय बना रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक नाजिम अली जैसे नेता हैं, जब तक AIM जैसी पार्टियां हैं और जब तक असदुद्दीन ओवैसी इन मुद्दों पर खामोश रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत होती रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।